जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गहन निर्वाण कृषि के बारे में। इससे पहले अपन ने आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा था, जिनमें स्थानांतरणशील कृषि के बारे में काफ़ी अच्छा जिक्र किया था और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था वो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके, वो है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का मतलब है आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि थी उससे थोड़ी गहनता लिए हुए हैं और गहन निर्वहन कृषि को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो चावल प्रधान गहन कृषि और दूसरा चावल रहित गहन कृषि। मतलब है एक स्थान तो ऐसा जहां पर चावल मुख्य रूप से प्रधान कृषि के रूप में किया जाता है, उगाया जाता है। इसके अलावा दूसरी जगह ऐसा है क्षेत्र है जहां पर चावल नहीं बोया जाता, मतलब रहित, चावल रहित गहन कृषि के नाम से, मतलब गेहूं है, सोयाबीन है, जौ है, बाजरा है, इस प्रकार की जो कृषि करते हैं वो चावल विहीन कृषि वाला क्षेत्र है। और चावल प्रधान कृषि का मतलब है चावल जहां उगाया जाता है काफी ज्यादा मात्रा के अंदर है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अपन देखें तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब है कि इसमें अपना जीवन गुजारा चलाने के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन मतलब ज्यादा किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि इस जगह जनसंख्या का भार भूमि पर अधिक होता है। जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण से उस जगह थोड़ी सी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। मतलब वर्ष के अंदर 2 या 3 फसलें, मतलब बार बार फसलें उगाने की प्रक्रिया होगी, तो वही क्या है, गहन निर्वाह कृषि है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो देखो इसके अंदर है, इसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से, अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से, जैसे मान लो अपने पास में 5 बीघा जमीन है और किसी के पास में 50 बीघा जमीन है, तो 50 बीघा के अंदर इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें खाने वालों की संख्या कम हो रहेगी, तो वो केवल खाने के लिए उद्देश्य से अगर खेती कर रहा है तो उसमें इतना ही उगाएगा जितना वो पेट भर जाए उसका। लेकिन अगर 5 बीघा है और उसके अंदर जनसंख्या ज्यादा है तो वो क्या करेगा, गहन कृषि का कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा, वो गहन कृषि का कार्य करेगा। तो देखो इसके अंदर ये है कि इसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से, कि ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करें, उसके उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी व श्रम की बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपके गहन निर्वाह कृषि। मतलब क्या है इसके अंदर है कि इसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी व श्रम की बड़ी मात्रा का क्या है, उपयोग किया जाता है, अधिक से अधिक। दूसरे नंबर का अगर देखें तो कृषि का स्थायी रूप है, ये एक जगह रह करके और ये कृषि का कार्य करते हैं एक जगह, मतलब कृषि स्थायी रूप से ये की जाती है, स्थायी रूप से ये कार्य करेंगे। इसमें वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। कितनी फसलें उगाएंगे इसके अंदर, मैंने बताया आपको, क्योंकि जनसंख्या का भार ज्यादा और भूमि कम है, इसका मतलब गहन निर्वाह कृषि का वो कार्य किया जाएगा उस जगह। तो यहां पर क्या है देखो, मतलब है वर्ष के अंदर 2 या 3 फसलें उगाने का कार्य करेंगे, 2 या 3 फसलें उगानी पड़ेगी इसमें। इसके बाद में देखें तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करेंगे, क्योंकि खाने के लिए जनसंख्या ज्यादा है, उनके भरण पोषण के लिए, खाने के लिए अन्न की आवश्यकता रहेगी और अन्न का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर किया जाएगा। जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, इनका उत्पादन ज्यादा ज्यादा किया जाएगा। मतलब व्यापारिक उद्देश्य से नहीं, केवल खाद्यान्न उद्देश्य के हिसाब से ये किया जाएगा। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाएगा इसके अंदर। मानसून एशिया की घने बसे क्षेत्र, मानसून एशिया का जो घना बसा जो क्षेत्र है उस जगह इस प्रकार का कार्य करते हैं, मतलब गहन निर्वाह कृषि का कार्य करते हैं। जैसे चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार का क्षेत्र है, इंडोनेशिया है, मलेशिया का क्षेत्र है, ठीक है। इस जगह मतलब इस प्रकार की ये कृषि का कार्य करेंगे। मतलब मानसूनी जो एशिया का जो क्षेत्र है उस जगह ये कृषि अधिक की जाती है। कौन सी कृषि करते हैं, गहन निर्वाह कृषि अधिक की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा जनसंख्या का भार है। अर्थात पूरे दुनिया के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में है, और भरण पोषण की मतलब हिसाब से क्या है, वो खाद्यान्न फसल उगाने का कार्य करेंगे, तो गहन निर्वाण कृषि का कार्य वो किया जाएगा। इसके बाद में देखें
भाई गहन निर्माण जो कृषि है उसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांट दिया उनको? दो भागों के अंदर बांट दिया गया, जिनमें पहला है आपके चावल प्रधान गहन कृषि। चावल प्रधान गहन कृषि का मतलब है चावल मुख्य रूप से वहां पर फसल उगाई जाती है, चावल, ठीक है ना। तो वो चावल प्रधान गहन कृषि के नाम से उसको जाना जाएगा। तो देखो इसमें चावल प्रधान गहन कृषि, और दूसरे नंबर का अगर देखें यहां पर है तो चावल रहित गहन कृषि, जिनके अंदर गेहूं है, सोयाबीन है, जौ है, ज्वार है, ठीक है, ये फसलें उगाई जाती है। मतलब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चावल प्रधान गहन कृषि, और चावल प्रधान गहन कृषि के अंदर है कौन सी फसल उगाएंगे ज्यादा? चावल की कृषि। कौन सी कृषि करेंगे? चावल की कृषि की जाएगी। तो देखो इसमें इसमें छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि देखो अपने भारत के अंदर भी अगर देखें तो पश्चिमी भारत में अगर जाएं तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, इस जगह काफी ज्यादा जनसंख्या है, और जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उनका मुख्य भोजन क्या है? चावल है। उनमें क्या है, अब बंटवारा होगा भूमि का तो छोटे छोटे खेत हो जाएंगे, खेत के हिसाब से क्या है वो कृषि का कार्य करेंगे और चावल उगाएंगे। मतलब है अधिक जनसंख्या का जहां पर ज्यादा जमाव है उस क्षेत्र के अंदर चावल की फसलें की जाती है, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, छोटे छोटे खेत होते हैं, लेकिन एक है इसके अंदर है चावल प्रधान गहन कृषि के अंदर है एक काफी अच्छा टॉपिक है, जिनमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। शर्त क्या है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होगी उस क्षेत्र के अंदर ही क्या है चावल की फसलें की जाएगी, ठीक है ना। कौन सी फसल करेंगे? चावल की फसल की जाएगी। अगर इससे कम होगी तो चावल की फसल नहीं हो पाएगी। देखो इसमें छोटे छोटे खेत होते हैं इसके अंदर, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र के अंदर। दूसरे नंबर का अगर देखें तो पूरा परिवार कार्य करता है, मतलब संपूर्ण परिवार क्या है उस कार्य के हिसाब से लगा हुआ रहता है। छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या भी क्या है इसी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि परिवार के 5 सदस्य पांचों क्या है खेती के अंदर लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का ये कार्य करेंगे, ठीक है। तो मानव श्रम, मतलब पूरा परिवार इसके अंदर कार्य करेगा, और मानव श्रम अधिक आवश्यकता पड़ती है, मानव श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसके अंदर क्या है चावल का जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा अधिक किया जाता है। मतलब व्यक्ति विशेष श्रम की आवश्यकता इसके अंदर ज्यादा होती है। यांत्रिक कृषि इसमें कम काम में ली जाती है, लेकिन फिर भी कई जगह जैसे अपने पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, वहां पर मशीनों के द्वारा भी इस प्रकार का कार्य करने लगे। लेकिन एक और बेरोजगारी की समस्या हो गई। हालांकि यंत्रीकरण से क्या है काफी ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ा है उसके अंदर। तो इसके अंदर है मानव श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके अंदर है गोबर खाद और हरी खाद का उपयोग ज्यादा किया जाता है। गोबर खाद पशुओं के द्वारा ये प्राप्त करते हैं, और हरी खाद का मतलब आप जानते हो जैसे घास फूस है या कोई डंठल है उनमें क्या है प्लाऊ वगैरह निकलवा देते हैं या हेरा दे देते हैं, ठीक है, और नीचे दब जाती है, जिसके कारण से अच्छा एक खाद बनता है, उससे क्या कहेंगे हरी खाद के नाम से जाना जाता है। तो हरी खाद का मतलब और गोबर की खाद का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि पशुपालन का कार्य भी काफी ज्यादा करेंगे। अगर कृषि जहां ज्यादा होगी उस क्षेत्र के अंदर पशुपालन का कार्य भी करेंगे और पशुओं से गोबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है इनमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। इसके अंदर क्या है प्रति इकाई उत्पादन काफी ज्यादा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, क्योंकि छोटी छोटी क्यारियां होती हैं, छोटी छोटी भूमि होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनमें उस मतलब प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। अर्थात उस जगह जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है, उसके हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता है। जबकि खेती छोटी होती है, मतलब छोटी इकाइयों में ये किया जाता है, उसके हिसाब से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखें तो इस प्रकार से बता दोगे आप कि छोटे छोटे खेत होते हैं, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र के अंदर चावल प्रधान कृषि गहन कृषि की जाती है। इसके अलावा पूरा परिवार कार्य इसके अंदर करता है।
मानव श्रम अधिक आवश्यकता होती है, इसके अंदर गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं, और प्रति इकाई उत्पादन अधिक होती है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होती है। इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र के अंदर है दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र आता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र एशिया के अंदर है, जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है ना। ये जो जापान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, चावल प्रधान गहन कृषि की जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर देखें अपने तो चावल रहित गहन कृषि, चावल रहित गहन कृषि मतलब इसके अंदर गेहूं है, सोयाबीन है, जौ है, ज्वार है, ये अधिक बोया जाता है। और इसकी विशेषता अगर देखें तो 100 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है उस क्षेत्र के अंदर चावल रहित गहन कृषि की जाती है। अर्थात शुष्क क्षेत्र होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर चावल नहीं बोएंगे। अब क्या बोएंगे, यहाँ पर है गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, बाजरा है, ये फसल का कार्य करेंगे। इसके बाद में सिंचाई करनी होती है, यहां पर क्या करेंगे, सिंचाई का कार्य करेंगे। सिंचाई के माध्यम से क्या है, ये कृषि की जाती है। बार बार सिंचाई करने का कार्य, जैसे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर वर्षा कम होती है वास्तविकता के अंदर, लेकिन नहरी सिंचाई प्रणाली के द्वारा वहां पर अधिक से अधिक सिंचाई का कार्य करके और फसल का अच्छी तरीके से उगाते हैं वो, और काफी ज्यादा उत्पादन होता है उस क्षेत्र में, तो सिंचाई करनी होती है इसके अंदर। इसके बाद में देखें विश्व में उत्तरी चीन का क्षेत्र, अगर क्षेत्र की बात करें तो विश्व के अंदर देखें तो उत्तरी चीन का क्षेत्र है, मंचूरिया का क्षेत्र है, उत्तरी कोरिया का क्षेत्र है, उत्तरी जापान का क्षेत्र है, उस जगह ये कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसके अंदर, आपके उत्तरी चीन का क्षेत्र है, मंचूरिया का क्षेत्र है, उत्तरी कोरिया का क्षेत्र है, उत्तरी जापान का क्षेत्र है, इसके अंदर की जाती है। लेकिन भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत में सिंधु गंगा का जो मैदान है उस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा मतलब ये कृषि करते हैं, और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इसके वहां पर गेहूं की फसल का कार्य करते हैं। मतलब पश्चिमी क्षेत्र आ गया उसका, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है इसमें, सिंधु गंगा का मैदान है, उसका पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर गेहूं की कृषि करते हैं। अर्थात चावल रहित गहन कृषि का उपयोग ज्यादा करते हैं, मतलब ये बोते हैं ज्यादा। और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर ज्वार और बाजरे की कृषि की जाती है, ज्वार और बाजरे की कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से करने का मतलब है अपने गहन निर्वाहन कृषि है उसको दो भागों में बांट दिया, चावल प्रधान गहन कृषि और चावल रहित गहन कृषि। इसके अंदर चावल की कृषि होती है, उसके अंदर गेहूं विशेष रूप से बोया जाता है, इसके अलावा सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये फसलें की जाती है। इससे पहले अपने बात की कर ली गहन निर्वाहन कृषि, अच्छी तरीके से आपको याद भी करना है और काफी महत्वपूर्ण भी है, एक एक चीज एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते जाना है। तो देखो फिर से एक बार, गहन निर्वाहन कृषि है मोटे रूप में अगर देखें तो इसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी की बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूंजी अधिक काम में ली जाती है और श्रमिक अधिक काम में लिया जाता है इसके अंदर, क्योंकि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति वर्ग या प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है। इसके कारण से यहां पर इस प्रकार की ये कृषि करते हैं। इसके अलावा देखें भाई कृषि का स्थायी रूप है ये, और वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है और मानसून एशियाई घने बसे क्षेत्रों के अंदर है इस प्रकार की ये कृषि करते हैं, क्योंकि मानसून एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसके कारण से इस प्रकार की ये फसलें की जाती है। और ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो चावल प्रधान गहन कृषि और दूसरी चावल रहित गहन कृषि के नाम से। जिनमें चावल प्रधान है गहन कृषि का मतलब है कि छोटे छोटे इसके अंदर खेत होते हैं, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, पूरा परिवार इसके अंदर लगा हुआ रहता है कार्य करने के लिए, मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है, इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। इसके अलावा क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर चावल प्रधान गहन कृषि की जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो चावल रहित गहन कृषि की अगर बात करें तो इसके अंदर गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी फसलें की जाती है। इसमें अगर विशेषता देखें तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा
की आवश्यकता होती है इसमें, और सिंचाई इसके अंदर करनी होती है। और विश्व में उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया है, उत्तरी जापान है, ये क्षेत्र इसके अंदर है आते हैं जहां पर ये कृषि की जाती है। और भारत में सिंधु गंगा का जो मैदान है उसका पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर गेहूं की कृषि करते हैं, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर ज्वार और बाजरे की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से करने का मतलब काफी महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आपके, तो अच्छी तरीके से आपको याद करना है। इससे पहले अपन ने स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ा था और अच्छी तरीके से आपको याद भी हुआ होगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसके बाद में आपको गहन निर्वहन कृषि के बारे में अच्छी तरीके से याद करना है, कंप्लीटली याद करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।